तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। लगता है कि आजकल कुछ हिंदुस्तान के मंत्रियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे, ख़ास तौर पे उन मंत्रियों के जिनकी देश की मौजूदा हाकिम पार्टी के साथ नहीं बनती है। आपकी जब दुश्मनी हो जाती है, भले पॉलिटिकल दुश्मनी हो, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि करप्शन सिर्फ एक ही पार्टी के या ऑपोजिशन पार्टी के लोग ही करते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग करप्शन नहीं करते। यही बात जब ये पकड़े जाने वाले मंत्री जब हुकूमत में थे, तो इनका यही कहना था कि ऑपोजिशन का काम तो इल्ज़ाम लगाना होता है। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें जेल में जाना पड़े या हमें गुनाहगार ठहराया जाए। लेकिन होता ये है कि जब दूसरी पार्टी सत्ता में आती है, तो पहले कई मंत्रियों को पहला काम जेल में डालने की करती है। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज। ये आपस में पॉलिटिकल जो रंजिशें निकलती हैं, वो इसी तरह निकाली जाती हैं। और कल का मसला इसी से जुड़ा हुआ है। कल गुजरात के डीसीबी, डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच, जो गुजरात की सबसे बड़ी डिटेक्शन की फोर्स है, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, और उसके साथ साथ एंटी करप्शन ब्यूरो मेहसाना, बहुत बड़ा ज़िला है गुजरात का, और मेहसाना में एक बहुत बड़ी जो दूध की फैक्ट्री है, दूध बनाने का प्लांट है, मिल्क प्लांट, जिसका दूध सागर ही शायद उसका नाम है, उसके चेयरमैन रहे विपुल चौधरी को 800 करोड़ रुपए के फ्रॉड में पकड़ा गया है। बड़ी हैरानी होती है सुन के कि इतने बड़े फ्रॉड हो जाते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। अब कहा जाता है कि 96 तक ये महोदय विपुल चौधरी ये शंकर सिंह बघेला सरकार में गृह मंत्री रह चुके थे 96 में। उसके बाद और सरकारें आई गई, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ी, जीते भी हारे भी, लेकिन 2006 के करीब 2006 में वो मेहसाना दूध सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन चुने जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज़ हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में और राज्यों में भी होंगी, जिनका जो चेयरमैन होता है वो काफ़ी पावरफुल गिना जाता है, क्योंकि टर्नओवर बहुत होता है इन फैक्ट्रीज़ का। और क्योंकि कोऑपरेटिव मिल्स होती हैं, कोऑपरेटिव प्लांट्स होते हैं, उसमें सरकार का दखल थोड़ा सा कम होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि एक पार्टी का जिस इलाके में दबदबा होगा, उसी पार्टी के नेता उस कोऑपरेटिव के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर चुने जाते हैं। इलेक्शन होती है बाकायदा। तो वहाँ से लेके 2006 से 2015 तक बाकी अहदों के साथ साथ ये 6 से 15 तक विपुल चौधरी ये चेयरमैन रहे उस फैक्ट्री के, उस मिल्क प्लांट के, दूध सागर मिल्क प्लांट के। और इन 9 सालों के बीच बीच कहा जाता है उन्होंने 800 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर लिए। अब एंटी करप्शन ब्यूरो मेहसाना, उसके जो सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारी धांधली मचा के रखी। कोई ऐसे जैसे कूलर होते हैं दूध को ठंडा करने के लिए, वो थोड़ी थोड़ी दूर तक लगाए जाते हैं, और फिर वो कूलर से ठंडा दूध जो है उसको मॉइस्चराइजेशन कम करके उसकी ट्रकों वगैरह में लाद के जो रेफ्रिजरेटर ट्रक्स होते हैं उनमें दूर दराज इलाकों में पहुंचाया जाता है। और बाकी दूध का जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, मक्खन हो गया, बटर वगैरह, इस किस्म की चीज़ें बना के वो मार्केट में सेल की जाती है। तो उस फैक्ट्री में 9 सालों में इन्होंने इतना सामान खरीदा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। वो कूलर जो है काफ़ी कॉस्टली आते हैं, बहुत महंगे होते हैं। उसी तरह कुछ बॉयलर किस्म की आइटम भी होती हैं, वो भी खरीदी गई, लेकिन उनका जो एक्चुअल कीमत थी, जो मूल्य था, उससे बहुत ज़्यादा बता के पेमेंट की गई, और उसमें से जो पैसा खाया गया
वो इस 800 करोड़ रुपए का हिस्सा था। उसके साथ साथ अब आपको हैरानी होती है मुझे कई बार कि छोटी छोटी आइटम जिनको हम आम जिंदगी में गिनते नहीं, जैसे सैक्स होते हैं, गोनी जिसको हम कहते हैं, बोरी कह देते हैं नॉर्थ इंडिया में, जिनमें भैंसों का, गाय का चारा, जितने बड़े मिल्क प्लांट हैं गुजरात में, सबके साथ बहुत बड़े कैटल सेंटर भी हैं जिनमें पशु रखे जाते हैं, जिनके दूध को बाद में बॉटल्ड किया जाता है, जहाँ टेट्रा पैक में बंद किया जाता है। तो हज़ारों की गिनती में गाय भैंसें वहाँ रखी जाती हैं। उनका जो खाना आता है, फीड आती है, वो गोनी में, बोरी में आता है। वो पैक्स को खरीदने के लिए भी इन्होंने, कहते हैं, कमीशन खाया मंत्री जी ने, पुराने मंत्री जी ने और अभी के चेयरमैन जी ने, उसमें से इन्होंने करोड़ों कमाए। इसी तरह और कुछ जो सामान खरीदा गया जिसका कोई टेंडर नहीं निकाला गया, जिसकी कोई बिड्स इनवाइट नहीं की गई, इस तरह से 9 सालों में उन्होंने उस मिल्क प्लांट में से एक अंग्रेजी का मुहावरा भी है, मिल्किंग द काऊ। तो किसी चीज़ में आपने जहाँ लूट मचा दी हो, उस किस्म की लूट इन्होंने लिटरली उस मिल्क कांड में मनाई, ऐसा कहना है गुजरात की डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच का और एंटी करप्शन ब्यूरो का। अब उनको अभी पकड़ा है कल। 2015 से वो आज 2022, 7 साल ये दोनों एजेंसियां क्या कर रही थी, इसका जवाब ना कोई पूछेगा ना कोई देगा। अब 7 साल के बाद पकड़ने की नौबत क्यों आई, ऐसा तो माना नहीं जा सकता कि एंटी करप्शन ब्यूरो और डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच को एविडेंस इकट्ठे करने में, दस्तावेज इकट्ठे करने में 7 साल लग गए। बहुत बड़ा पीरियड होता है 7 साल। इसलिए सवाल भी उठाए जा रहे हैं गुजरात में कि इतने लंबे वक्फे के बाद आज ही उसकी अरेस्ट क्यों दिखाई गई। उसके अकेले की नहीं, उसके साथ उसकी पत्नी गीता, उसको भी एक्यूज बनाया गया है। उनका एक बेटा है पवन, जो अमेरिका में रहता है, उसको भी नामजद किया गया है, एक्यूज बनाया गया है। और एक चौथा आदमी है सुरेश, जो इनका खास आदमी है। तो ये 4 मेन एक्यूज बनाए गए। अब देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाकी जो और वहाँ पे डायरेक्टर्स थे, जनरल मैनेजर होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल विजिलेंस होता है, उन किसी को इस चेयरमैन की इस धांधली की खबर नहीं हो। अगर इतने बड़े पैसे का हेरफेर हुआ है, घोटाला हुआ है, तो बहुत से लोगों को पता होगा। हर चीज़ पे बिल तो चेयरमैन साइन नहीं करता। ऑडिट डिपार्टमेंट ने कभी ऑब्जेक्शन किया नहीं किया, अकाउंट डिपार्टमेंट्स ने बराबर अकाउंट चेक किए, रीचेक किए, रिकनसाइल किए नहीं किए। ये सब बातें इस इंक्वायरी में निकल के आनी चाहिए थी। अब कहा यह जाता है कि गुजरात में इलेक्शन आने वाली है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी बहुत जोर लगा रहे हैं वहाँ पे। बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात, बीजेपी का पूरा जोर लगा हुआ है। और कांग्रेस भी वहाँ पे दोबारा एक बार फिर सांस लेने की कोशिश कर रही है। तो इतनी सरगर्मी के बीच में अचानक एक पुराने कांग्रेसी लीडर का 800 करोड़ के घोटाले में पकड़ा जाना शायद कहीं कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटजी तो नहीं कि लोगों को एक बार फिर याद करवा दिया जाए कि कांग्रेस के ज़माने के लोग बहुत बड़ी करप्शन करते थे। अब उसके साथ इसी किस्म की जो और वहाँ पे सैकड़ों दर्जनों जो डेयरीज़ हैं और जो मिल्क प्लांट्स हैं, उनका सिस्टम भी तो यही होता है। इलेक्शन का सिस्टम भी वही है, उनके चेयरमैन भी पॉलिटिशियन होते हैं। जहाँ दूसरी पार्टी का जोर है वहाँ उस पार्टी के चेयरमैन होगा, जहाँ बीजेपी का जोर है वहाँ बीजेपी का चेयरमैन होगा। क्या उन प्लांट्स में इस किस्म की धांधली नहीं होती? अब इस बात की डिमांड उठने लगी है गुजरात में। अगर आपको एक संस्था में एक सेट पैटर्न मिलता है कि उसमें करप्शन कैसे की गई, तो उसी किस्म का सेट पैटर्न, उसी किस्म का तरीका
दूसरे संस्थाओं में भी होता होगा। सब डेयरी का जितनी हैं डेयरीज हैं उनका ऑडिट होना चाहिए, सबके चेयरमैन की इंक्वायरी होना चाहिए। कूलर बॉयलर हर उसमें लगते हैं, चारा भरने के लिए गोनी भी हर प्लांट में लगती है, और बाकी का जो सामान खरीदा जाता है सब फैक्ट्री का एक जैसा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सप्लाई करने वाले हैं, जो सप्लायर हैं, वो जो सब सामान मुहैया करवाते थे, वो भी कई प्लांट्स में एक ही होंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, हर प्लांट में एक सेपरेट सप्लायर होगा। सप्लायर्स की कार्टेल काम करती है, उनका ग्रुप काम करता है। तो बहुत बड़ा फ्रॉड है जो पूरी स्टेट में फैला हुआ है। उसको एक से सिंगल आउट करके अगर सरकार ये कहना चाहती है कि उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड नंगा कर दिया, उसको बेनकाब कर दिया, तो एक्चुअली ये दिखाया कम जाता है और छुपाया ज़्यादा जा रहा है। बाकी के दर्जनों प्लांट्स की जब इंक्वायरी होगी, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो और डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच जब उनकी इंक्वायरी करेगी, हर एक में इसी किस्म की धांधली मिलेगी, तब ये समझा जाएगा कि सरकार अपने इस काम में सीरियस है कि हम वाकई ही करप्शन रोकना चाहते हैं। इसी तरह हर पार्टी अपना चेहरा बचाने के लिए, अपना इमेज बचाने के लिए अपने ही मंत्रियों को भी अरेस्ट कर लेती है। पंजाब में भी ऐसा हुआ। आप सरकार ने आते ही 2 महीने के बाद अपने एक मंत्री को अरेस्ट किया उस कमीशन मांगने के चक्कर में। 1% पे कमीशन वो मांग रहा था मंत्री, लेकिन उसको पार्टी से नहीं निकाला आज तक, खाली सस्पेंड किया है। अगर एक मंत्री को आपकी पार्टी का मेंबर है, उसको आप करप्शन चार्जेस में कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट करते हो, केस चलाते हो, उसको जेल भी भेजते हो, भले बाद में उसकी ज़मानत होगी, लेकिन उसके बाद पार्टी फंक्शन में उसकी शमूलियत होती है, हर जगह पे वो स्टेज के ऊपर बैठता है। तो उसकी करप्शन या उसका कमीशन मांगना सिर्फ उसके मंत्री पद से जोड़ के देखना भी बेईमानी है। क्यों उस आदमी को आज तक आपने पार्टी से निकाला क्यों नहीं, और उसकी एमएलएशिप जो थी वो कानूनी तौर पे बर्खास्त करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो सब नहीं हुआ। हो क्या रहा है, पुराने ज़माने के अकाली मंत्री और पुरानी सरकारों के कांग्रेसी मंत्रियों को अरेस्ट किया जा रहा है। वो भले विक्रमजीत सिंह मजीठिया हो या धर्मसोत हो या पुराना भारत भूषण आशू हो, अभी और 2-3 मंत्री पुराने जो थे उन्होंने अग्रिम जमानत लेके रखी हुई है, एंटीसिपेटरी बेल। उसमें गिल्जिया नाम के एक मंत्री भी हैं पुराने, वो उन्होंने ज़मानत ले ली पहले, उनको डर था कि मुझे अरेस्ट करेंगे। ऐसे कुछ और एमएलए हैं जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगे हैं, 2-2 बीवियाँ रखने के इल्ज़ाम, अश्लील वीडियोज़ में उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसी तरह दिल्ली में आपकी सरकार, उनके एक मंत्री सिंधुरा जैन अभी तक जेल में हैं, तो उनके दूसरे मंत्री एक जो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं वो जेल जाने की तैयारी में हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग, बिहार के एक मंत्री अभी कोर्ट में पेश हुए जिनके ऊपर एक केस चलता था और उन्होंने बताया नहीं था किसी को कि मेरे ऊपर केस चल रहा है। तो ऐसे किस्म की जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, वो पिछले 4 महीने से जेल में बैठे हैं कि दाऊद इब्राहिम से उनका लिंक है। झगड़ा शुरू हुआ था शाहरुख खान के बेटे की ड्रग की केस को लेके, उस केस को लेके बहुत लंबी लड़ाई चली, सवाल जवाब हुए मीडिया में, बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। शरद पवार जैसे लोगों ने उसका साथ दिया। उसके अरेस्ट होने के बाद भी उसको मंत्री पद से नहीं निकाला। उसके बाद दूसरे हमारे जो नए होम मिनिस्टर बने वो तकलीफ में आ गए महाराष्ट्र के, उनको भी जेल जाना पड़ा। तो ऐसा अक्सर क्यों होता है? जब आपकी सरकार नहीं होती तो आप बुरे हो जाते हो, जब आप सत्ता में हो तो आप दूध के धुले हुए हो। इसी तरह के कुछ काम बंगाल में, जहाँ ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, वहाँ के कुछ मंत्रियों और पुराने मंत्रियों पे केस बनाए जा रहे हैं।
तो ये सिलसिला है जो ये एक पॉलिटिकल रंग ज़्यादा लगता है, क्रिमिनल एंगल कम लगता है। अब गुजरात में इलेक्शन है, विपुल चौधरी इलेक्शन लड़नी चाहता था, स्ट्रॉन्ग मैन था, पैसा भी है, और वो 3-4 सीट वहाँ पे उसका जो असर था, होल्ड था, उसमें वो कांग्रेस को जितवाने में शायद हेल्प कर देता। जिस पार्टी के साथ मिलके भी वो इलेक्शन लड़ता तो उस इलाके में बीजेपी को नुकसान हो सकता था। तो ये गुजरात की पॉलिटिक्स कहती है कि पॉलिटिकल वेंडेटा करके उसको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अब आपने कार्रवाई कर तो दी, इसका होगा क्या? अब इतने सालों से ये फ्रॉड चला 2006 से, उसी दौरान उसका बेटा अमेरिका चला गया जिसको आपने इस केस में नामजद किया। अब वो पैसा अगर उसने कमाया भी होगा, वो कहीं की कहीं पहुंच भी गया होगा, उसको वापस लेने का क्या तरीका है आपके पास? और अब ये केस चलेगा 15-20 साल कोर्ट में, एंटी करप्शन का केस है, बहुत लंबे चलते हैं। अल्टीमेटली कुछ रिकवरी की डिमांड हुई भी, वो 15-20 करोड़ रुपया मिलेगा। वो अगर उसके पास होगा तो दे देगा, नहीं होगा और 6 महीने साल जेल की सज़ा काट लेगा। तो जो पैसा चला गया वो वापस आने की कोई तरकीब सरकार के पास नहीं है। या तो ऐसा हो कि जो पैसा पब्लिक का लूटा गया वो पूरे का पूरा वापस खजाने में दिया जाए, पब्लिक को दिया जाए। ऐसा तो कोई समाधान है नहीं। अब वो आदमी के आप पास पैसा है, पहले भी था, और वो आदमी 4-5 करोड़ रुपया वकीलों पे खर्च करेगा, केस को लंबा खींचेगा, कुछ गवाह मर जाएंगे, कुछ मुकर जाएंगे, कुछ रिकॉर्ड मैनिपुलेट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इस केस में से वही होता है जो निकलेगा 1-2 साल की सज़ा, 2-3 लाख का फाइन, कुछ रिकवरी का ऑर्डर हुआ तो वो, तो 15-20 करोड़ में मामला पट जाएगा। 800 करोड़ कहाँ गया वो कभी सामने नहीं आएगा। ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है, कमज़ोरी है। मैं अपने दर्शकों से एक अपील करनी चाहता था कि हमारी चैनल जो है वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड की चैनल नहीं है। पिछले 3-4 दिन से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आप अंडरवर्ल्ड की स्टोरी सुनाओ। हमारी चैनल बेसिकली क्राइम की चैनल है, अंडरवर्ल्ड क्राइम का एक हिस्सा है। जो मैंने आज आपको एपिसोड सुनाया है वो भी क्राइम का हिस्सा है। मूसेवाला का केस भी क्राइम का हिस्सा है। जहाँ हिंदुस्तान में कहीं भी कोई बड़ा क्राइम होता है वो हमारे समाज पे, हमारी ज़िंदगी पे असर डालता है। इसलिए मैं इस किस्म के सब्जेक्ट चुनता हूँ। हम क्राइम रिपोर्टर होने के साथ साथ एक सोशल एनिमल भी हैं। हम समाज में रहते हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, हमारा कुछ समाज के प्रति फ़र्ज़ बनता है, वो भी हमें निभाना चाहिए। ये सिर्फ पत्रकारिता सिर्फ को पैसा कमाने का माध्यम नहीं होता कि आप किसी भी टॉपिक को लेके बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के बहुत ज़्यादा टीआरपी क्रिएट करके, हाइप क्रिएट करके आप अपने पैसे कमाओ अपने लिए या अपने चैनल के लिए। मुझे उसका कोई लालच नहीं है। मैं एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझता हूँ। एक पत्रकारिता की एक जो लिमिट्स होती हैं, कुछ असूल होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको लेके चलता हूँ। तो क्राइम के साथ जुड़ी हुई खबरें, किस्से, कहानियाँ लेके आपके साथ इसी तरह फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।